नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो करने के बाद कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान रोड शो की वजह से कई मार्ग बंद कर दिए गए और रूट डाइवर्ट कर दिए गए। यातायात पुलिस ने लोगों से इस दौरान नई दिल्ली के आसपास आने से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से परेशान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में एक छोटी दूरी का मजाकिया रोड शो करने के लिए बीजेपी को मजबूर किया। इस तरह के खोखले कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम उनके ढोल बजाने वालों को व्यस्त रखेंगे। बता दें, इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा के दक्षिण भारत से गुजरने के बाद पीएम मोदी वहां कुछ राज्यों में जनसभाएं करने पहुंचे थे, तब भी कांग्रेस ने यही आरोप लगाया था कि ये पीएम मोदी यात्रा से परेशान है। विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज सोमवार 16 जनवरी को शाम 5 बजे शुरू होगी। इस बैठक में 9 राज्यों में इस साल होने वाले चुनाव की रणनीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी के साथ 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री और 37 क्षेत्रीय प्रमुख होंगे। बता दें, पार्टी के लिए 9 राज्यों के चुनाव अहम हैं, जिसमें कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चूंकि कर्नाटक दक्षिण भारत में आता है, तो पार्टी किसी भी हालत में यहां अगले चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाई है। हालांकि पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा कर्नाटक के दौरे कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में कर्नाटक को लेकर काफी पसोपेश बना हुआ है। कार्यकारिणी बैठक में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। कुछ चुनावी राज्यों में संगठनात्मक मामलों की जांच पर भी चर्चा होगी। घर से बाहर रह रहे लोगों के लिए लाई जा रही रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। आज विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कहा कि वो पहले शहरी उदासीनता के मुद्दे का समाधान करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, कोई विपक्षी दल रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम के डेमोन्स्ट्रेशन को नहीं देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ऐसी मशीन की जरूरत के मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि आरवीएम के मुद्दे पर आम सहमति बनने तक उसका कोई प्रदर्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल प्रदर्शन देखने को तैयार नहीं है। सिंह ने कहा कि आरवीएम का विचार स्वीकार्य नहीं है। बता दें, चुनाव आयोग ने आरवीएम के प्रदर्शन के लिए 8 राष्ट्रीय और 57 मान्यता प्राप्त राज्य दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। हालांकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर रविवार को भी बैठक की थी। इसमें अधिकांश विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस द्वारा आयोजित इस बैठक में आरवीएम पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया था। बैठक के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें 31 जनवरी तक अपना जवाब देने के लिए कहा गया है, इसलिए हमने अपना जवाब संयुक्त या अलग से भेजने के लिए 25 जनवरी को फिर से मिलने का फैसला किया है। लेकिन हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण ये है कि हम आरवीएम का समर्थन नहीं करते। विपक्षी दलों ने कहा कि आरवीएम अभी भी बहुत ही अस्पष्ट है। इसके प्रस्ताव में भारी राजनीतिक विसंगतियां और समस्याएं हैं, जैसे कि प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा और संख्या स्पष्ट नहीं होना। बता दें, आरवीएम के जरिए घर से दूर रह रहे लोग भी वहां इस मशीन के जरिए वोट डाल सकेंगे। प्रत्येक आरवीएम से 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाला जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर की सीमा में 19 जनवरी को पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए। गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी डीएपी के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि डीएपी के ढेर सारे नेता मंगलवार 17 जनवरी को पार्टी में शामिल होने वाले हैं। बता दें, इसी महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में डीएपी के 17 नेताओं, जिनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद शर्मा और पीरजादा मोहम्मद सईद शामिल थे, ने डीएपी से खुद को आजाद किया और कांग्रेस के खेमे में लौट आए थे। इस घटना से आजाद की क्षेत्रीय राजनीति को काफी धक्का लगा। दरअसल गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की मुख्य धारा की पॉलिटिक्स को छोड़कर जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय राजनीति करने पहुंचे हैं और अपनी डीएपी की स्थापना की है। शुरू में कांग्रेस से तमाम लोग आजाद की पार्टी में आ गए, लेकिन जल्द ही कांग्रेस से आए हुए नेताओं का आजाद की राजनीति से मोहभंग हुआ और वो सभी कांग्रेस में लौटने लगे। 17 लोगों के कांग्रेस में लौटने के बाद गिनती के नेता ही डीएपी में बचे थे। अगर वो कल मंगलवार को कांग्रेस में लौट आते हैं तो आजाद की पार्टी का नाम लेवा भी राज्य में नहीं बचेगा, क्योंकि जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए थे आजाद की पार्टी के लिए वही लोग जमीनी नेता थे, लेकिन उनके चले जाने पर डीएपी का आधार ही खत्म हो सकता है।
उत्तराखंड के धंसते जोशीमठ शहर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। इस मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट इस मामले को पहले से ही देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा है, आप पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट जाएं। उत्तराखंड हाई कोर्ट प्रभावित लोगों के पुनर्वास और दूसरी शिकायतों का उपयुक्त निवारण कर सकता है। बता दें, ये जनहित याचिका धार्मिक नेता स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की। इसमें जमीन धंसने और वहां पड़ रही दरारों को देखते हुए इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई थी। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच चल रही रस्साकसी के बीच अब केंद्रीय कानून मंत्री ने एक चिट्ठी लिखकर फिर से माहौल गर्म कर दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि जजों को चुने जाने की प्रक्रिया में सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति भी होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कहा है कि पत्र में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए मूल्यांकन समिति यानी इवैल्यूएशन कमेटी में एक सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति भी शामिल होना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि पत्र को लेकर अभी कॉलेजियम द्वारा चर्चा की जानी है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई चंद्रचूड़ को लिखे पत्र में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में केंद्र सरकार और हाई कोर्ट की कॉलेजियम में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा पारदर्शिता के लिए जरूरी है। बता दें, कानून मंत्री के द्वारा यह पत्र तब आया है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की याचिका पर सुनवाई की गई थी। जिस याचिका में कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के द्वारा देरी के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई। बता दें, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज कई बार कह चुके हैं कि कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए नामों को सरकार दबा के बैठ जाती है और ऐसा करना अस्वीकार्य है। भारत में असमानता का हाल क्या है, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की आज सोमवार 16 जनवरी को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अब भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से पहले आई। इस फोरम में तमाम देश विश्व के आर्थिक हालात पर बात करते हैं और ये भी सोचते हैं कि लोगों का जीवन स्तर कैसे उठाया जाए। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट से पता चलता है कि तमाम देश नीतियां अमीर लोगों के अनुकूल ही बना रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर सिर्फ 5% टैक्स लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 1 अरबपति गौतम अडानी पर 2017 से 2021 में उनको मिले लाभ पर अगर सिर्फ एक बार टैक्स लगाया जाए तो उससे 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। उस पैसे से साल भर के लिए 50 लाख स्कूली बच्चों के टीचरों को रोजगार दिया जा सकता है। पीटीआई की खबर के मुताबिक सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार का टैक्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के अनुमानित बजट से 1.5 गुना अधिक है। पीटीआई के मुताबिक ऑक्सफैम ने कहा कि 2020 में जब से महामारी शुरू हुई नवंबर 2022 तक भारत में अरबपतियों की संपत्ति में वास्तविक रूप से 121% या 3,608 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई। यानी 2020 से नवंबर 2022 तक भारतीय अरबपतियों ने हर दिन 3,608 करोड़ रुपए कमाए। दूसरी तरफ सरकार को जीएसटी से जो 14.83 लाख करोड़ रुपए आए, इसमें से 64% आबादी के 50% लोगों से आया। यानी सरकार की जीएसटी की आमदनी में 64% हिस्सा इस देश की आधी आबादी का है। जीएसटी की ये रिपोर्ट 2021-22 की है। सिर्फ 10% टॉप लोगों से 3% जीएसटी आया। चुनाव से पहले कर्नाटक में नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज सोमवार 16 जनवरी को राज्य के महत्वपूर्ण चुनावी दौरे पर हैं। पीएम मोदी 12 जनवरी को होकर गए हैं और 19 जनवरी को फिर से आ रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे आए दिन हो रहे हैं। बता दें, कर्नाटक में चुनाव की प्रक्रिया मार्च में शुरू हो जाएगी। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की तैयारी काफी पहले से चल रही है। पार्टी की ओर से दूसरे बड़े वादे की घोषणा करने के लिए प्रियंका गांधी सोमवार 16 जनवरी को वहां पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने इसी तरह की तैयारी हिमाचल में भी की थी। हिमाचल में भी सारा चुनाव प्रचार प्रियंका ने बिना शोर शराबा किए संभाला था। प्रियंका ने फिलहाल महिलाओं पर फोकस किया है। वो कांग्रेस की ओर से महिलाओं के लिए बड़ी चुनावी घोषणा करेंगी। चुनाव जीतने पर उसे पूरा करने की गारंटी वो खुद लेंगी। ठीक इसी तरह का वादा हिमाचल में पुरानी पेंशन को लेकर किया गया था, उसकी भी गारंटी प्रियंका ने खुद ली। कर्नाटक कांग्रेस ने सोमवार को महिलाओं का सम्मेलन बुलाया था। इसी सम्मेलन में महिला केंद्रित वादे की घोषणा की जाएगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और 30 जनवरी को वो यात्रा पूरी हो जाएगी। उसके तुरंत बाद हाथ से हाथ जोड़े कार्यक्रम के तहत रैलियां होंगी, लेकिन महिला सम्मेलन सारे कार्यक्रमों से अलग है। दिल्ली के मेयर का चुनाव 24 जनवरी को हो सकता है। एलजी वीके सक्सेना ने एमसीडी के पार्षदों की बैठक बुलाने की अनुमति दे दी है। एलजी दफ्तर के मुताबिक एमसीडी के नए चुने गए पार्षदों की शपथ, स्थायी समिति के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और 6 सदस्यों का चुनाव मंगलवार 24 जनवरी को होगा। बता दें, 6 जनवरी को मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आप पार्षदों के बीच लात घूंसे चले थे। विवाद उस समय हुआ जब एलजी ने मनोनीत पार्षदों को भी मेयर चुनाव की प्रक्रिया में शामिल करना चाहा। आपने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि जो लोग चुनकर आए हैं उन्हें ही मेयर प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। आपने आरोप लगाया कि एलजी बीजेपी के साथ मिलकर उसकी पसंद का मेयर लाना चाहते हैं। इसके बाद ही चुनाव स्थगित करना पड़ गया। दिल्ली सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच जारी सियासी तनाव के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मार्च एलजी के आवास तक रखा गया। बता दें, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का आरोप है कि सरकार शिक्षकों और स्कूल के प्रिंसिपल्स को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेज रही थी, लेकिन बीते दिनों एलजी वीके सक्सेना ने इस प्रस्तावित दौरे पर रोक लगा दी। इस मुद्दे पर शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मिलने पहुंचे और अपने साथ की किताब ले गए। उन्होंने कहा कि हम एलजी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बाद तेलुगु फिल्म आरआरआर को अब क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है। साथ ही फिल्म के नाटू नाटू गाने ने भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। आरआरआर फिल्म के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई कि फिल्म के नाटू नाटू गाने को भी अवार्ड मिला है। साथ ही फिल्म के नाटू नाटू गाने ने भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।